हेलो एंड वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है प्राइम एग्जाम्स में। आज से हम यूपीएससी के क्वेश्चन सेट्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सेट है इस सीरीज का। तो ये है यूपीएससी 2014 का जनरल स्टडीज पेपर 1। ठीक है, यानी सामान्य अध्ययन पेपर 1 को आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको फ्यूचर में भी दूसरे क्वेश्चन सेट्स के वीडियो आपको मिल जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो यूपीएससी 2014 के जीएस पेपर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। टू व्हाट एक्सटेंट हैज द अर्बन प्लानिंग एंड कल्चर ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोवाइडेड इनपुट्स टू द प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन, डिस्कस। इसका हिंदी में है दोस्तों, सिंधु घाटी सभ्यता की नगरीय आयोजन और संस्कृति ने किस सीमा तक वर्तमान युगीन नगरीकरण का निवेश प्रदान किए हैं, चर्चा कीजिए। बेसिकली इस क्वेश्चन में दोस्तों जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का अर्बनाइजेशन था उसको आज की यानी प्रेजेंट डे अर्बनाइजेशन से जोड़कर देखा गया है और पूछा गया है किस प्रकार इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो अर्बनाइजेशन था उसने आज की प्रेजेंट अर्बनाइजेशन में इनपुट्स दिए हैं। इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों। यहाँ पे पूछा गया है गांधारा स्कल्पचर ओड एज मच एज टू द रोमन्स एज टू द ग्रीक्स, एक्सप्लेन। इसका हिंदी में है दोस्तों, गांधारा मूर्तिकला रोमन वासियों की उतनी ही ऋणी थी जितनी कि वह यूनानियों की थी, स्पष्ट कीजिए। तो बेसिकली इस क्वेश्चन में जो गांधारा स्कल्पचर स्टाइल है दोस्तों, तो इस स्टाइल पर जो रोमन इन्फ्लुएंस है और जो ग्रीक इन्फ्लुएंस है उसको एक्सप्लेन करना है इस क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें पूछा गया है तक्षशिला यूनिवर्सिटी वाज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटीज ऑफ द वर्ल्ड विथ विच वेर एसोसिएट अ नंबर ऑफ रिनोन्ड लर्न्ड पर्सनैलिटीज ऑफ डिफरेंट डिसिप्लिन्स। its strategic location caused its fame to flourish, but unlike Nalanda, it is not considered as a university in the modern sense. Discuss। तो यहाँ पे तक्षशिला यूनिवर्सिटी के बारे में पूछा गया है दोस्तों, और यहाँ पे पूछा गया है कि क्या कारण है कि हम तक्षशिला यूनिवर्सिटी को मॉडर्न सेंस में एक यूनिवर्सिटी नहीं मानते, जबकि वहाँ पे हमें बहुत सारे रिनोन्ड यानी प्रसिद्ध व्यक्ति देखने को मिलते हैं, जैसे कि चाणक्य हो गए। ठीक है, फिर भी हम तक्षशिला यूनिवर्सिटी को मॉडर्न सेंस में यूनिवर्सिटी नहीं मानते, जबकि हम नालंदा यूनिवर्सिटी को एक यूनिवर्सिटी मानते हैं। तो ये क्वेश्चन था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4। The third battle of Panipat was fought in 1761. Why were so many empire-shaking battles fought at Panipat? इसका हिंदी में दोस्तों, पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में लड़ा गया था। क्या कारण है कि उतनी अधिक साम्राज्य प्रकंपी लड़ाइयां पानीपत में लड़ी गई थी? आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5। Sufis and medieval mystic saints failed to modify either the religious ideas and practices of the outward structure of Hindu or Muslim societies to any appreciable extent. Comment। तो यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों कि जो मिडिवल सूफी सेंट थे और मेडिकल मिस्टिक सेंट्स थे, उन्होंने जो भक्ति मूवमेंट था उस दौरान वो ज़्यादा कुछ जो हिंदू मुस्लिम सोसाइटीज़ है वहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंज नहीं ला सके। इसका क्या कारण हो सकता है, और आपको इस पे कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 6। Examine critically the various facets of economic policies of British in India from mid 18th century till independence। तो इसका हिंदी में है, भारत में 18वीं शताब्दी के मध्य से स्वतंत्रता तक अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों के विभिन्न पक्षों का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिए। Question number 7. In what ways did the naval mutiny prove to be last nail in the coffin of British colonial aspiration in India? हिंदी में किन प्रकारों से नौसैनिक विद्रोह भारत में अंग्रेजों की उपनिवेशिक महत्वाकांक्षाओं की शव पेटिका में लगी अंतिम कील साबित हुआ था? तो जो नेवल म्यूटिनी है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन हिस्ट्री में।
और आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आपको बताना है कि नेवल म्यूटिनी कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट वेर द मेजर पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड social development in the world which motivated the anti-colonial struggle in India? इसका हिंदी में है दोस्तों, विश्व में घटित कौन सी मुख्य राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक गतिविधियों ने भारत में उपनिवेशिक विरोधी संघर्ष को प्रेरित किया? तो बेसिकली जो रिसेंट टाइम में जो जब इंडिपेंडेंस हुआ उसी टाइम के उसी समय के दौरान पूछा जा रहा है कि क्या कौन कौन से सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थे जिन्होंने भारत में एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल को बढ़ावा दिया। तो ये बेसिकली 8वां क्वेश्चन था। 9वां क्वेश्चन, व्हाट वेर द इवेंट दैट लेड टू द सुएज क्राइसिस इन 1956? हाउ डिड इट डील अ फाइनल ब्लो टू ब्रिटेन सेल्फ इमेज एज अ वर्ल्ड पावर? क्वेश्चन नंबर 9 हिंदी में, 1956 में सुएज संकट को पैदा करने वाली घटनाएं क्या थी? उसने एक विश्व शक्ति के रूप में ब्रिटेन की आत्म छवि पर किस प्रकार अंतिम प्रहार किया? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस साल भी यानी 2021 में सुएज कैनाल बहुत चर्चाओं का विषय रहा है दोस्तों, और इस वजह से इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन को अपने नोटबुक में नोट करके रखें और इस क्वेश्चन का अच्छे से प्रैक्टिस करें। तो क्वेश्चन नंबर 10, द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ 1921 ऑफ लेनिन had influenced the policies adopted by India soon after the independence. Evaluate. इसका हिंदी में है दोस्तों, लेनिन की नव आर्थिक नीति 1921 ने स्वतंत्रता के पश्चात भारत द्वारा अपनाई गई नीतियों को प्रभावित किया था। मूल्यांकन कीजिए। तो बेसिकली ये क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि आप देख सकते हैं 1921 और 2021 यानी जो लेनिन की न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उसको इस साल 100 साल कंप्लीट हुए हैं, और लेनिन की जो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उन्होंने बहुत इन्फ्लुएंस रखा था इंडिया की इकोनॉमिक पॉलिसीज पर सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो आप इसको भी नोटेड डाउन करके रख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डज पैट्रियार्ची इम्पैक्ट द पोजीशन ऑफ अ मिडिल क्लास वर्किंग वुमेन इन इंडिया? इसका हिंदी में है दोस्तों, भारत में एक मध्यम वर्गीय कामकाजी महिला की अवस्थिति को पितृतंत्र किस प्रकार प्रभावित करता है? तो यहाँ पे पैट्रियार्की के बारे में पूछा गया है, और पैट्रियार्की के इम्पैक्ट जो कि वुमेन की पोजीशन पे है, मिडिल क्लास फैमिली में वुमेन की पोजीशन पे पैट्रियार्की का क्या इम्पैक्ट पड़ता है, ये पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 12, why do some of the most prosperous region of India have an adverse sex ratio for women? Give your arguments. क्वेश्चन नंबर 12 हिंदी में, क्या कारण है कि भारत के कुछ अत्यधिक समृद्ध प्रदेशों में महिलाओं के लिए प्रतिकूल स्त्री पुरुष अनुपात है? अपने तर्क पेश कीजिए। तो ये यहाँ से आप समझ चुके होंगे कि एडवर्स सेक्स रेशियो के बारे में पूछा जा रहा है, और क्या कारण है कि जो मोस्ट प्रॉस्परस रीजन है जैसे कि पंजाब और हरियाणा, यहाँ पे हमें एडवर्स सेक्स रेशियो की प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है, जबकि ये प्रदेश समृद्ध प्रदेशों की तुलना में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13, द लाइफ cycle of a joint family depends on economic factors rather than social values. Discuss. तो क्वेश्चन नंबर 13 का हिंदी में है, संयुक्त परिवार का जीवन चक्र सामाजिक मूल्यों के बजाय आर्थिक कारकों पर निर्भर करता है, चर्चा कीजिए। तो बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि क्या कारण है, क्या आपको कमेंट करना है कि किस प्रकार जो लाइफ साइकिल ऑफ जॉइंट फैमिली है वो इकोनॉमिक फैक्टर्स पे बेस करता है, ना कि सोशल वैल्यूज पे। ये आपको एक्सप्लेन करना है या डिस्कस करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, डिस्कस द वेरियस इकोनॉमिक एंड सोशियो कल्चरल फोर्सेस दैट आर ड्राइविंग इंक्रीजिंग फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया। इसका हिंदी में है दोस्तों, ऐसे विभिन्न आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक बलों पर चर्चा कीजिए जो भारत में कृषि के बढ़ते हुए महिलाकरण को प्रेरित करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया है कि कौन कौन से कल्चरल और इकोनॉमिक फोर्सेस है जो कि एग्रीकल्चर में
महिलाओं के पार्टिसिपेशन को बढ़ावा दे रहा है। ठीक है, और आपको एक कंप्रिहेंसिव नॉलेज होना चाहिए इस बात का कि क्या कारण है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर है यहाँ पे फेमिनाइजेशन ज़्यादा हो रहा है, लेकिन जो बाकी सेक्टर्स है वहाँ पे फेमिनाइजेशन एग्रीकल्चर के कंपेयर में बहुत कम है। Question number 15. How do the Indian debates on secularism differ from the debates in West? तो इसका हिंदी में है दोस्तों, धर्मनिरपेक्षता पर भारतीय वाद विवाद पश्चिम में वाद विवाद से किस प्रकार भिन्न है। तो बेसिकली इंडिया का जो सेकुलरिज्म है इसको कंपेयर करने की कोशिश की है वेस्ट के सेकुलरिज्म से। तो आपको ये एक कंप्रिहेंसिव यहाँ पे आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 16. Most of the unusual climate happenings are explained as outcome of El Nino effect. Do you agree? क्वेश्चन नंबर 16 हिंदी में, सामान्य जलवायु घटनाओं में अधिकांश एल नीनो प्रभाव के परिणाम के तौर पर स्पष्ट की जाती है, क्या आप सहमत हैं? तो यहाँ पे डू यू एग्री और नॉट वाला क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, और एल नीनो इफेक्ट के बारे में। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन आपको अगर आप 11th और 12th के एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं तो इसका आंसर आप जरूर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17. Why are the world's fold mountain systems located along the margins of continents? Bring out the association between the global distribution of fold mountain and earthquakes and volcanoes. तो बेसिकली यहाँ पे पूछा गया है कि क्या कारण है कि जो फोल्ड माउंटेन सिस्टम है दुनिया में, वो जो कंटिनेंट्स है, खंडों के जो खंड उपखंड है उनके मार्जिन्स पे लोकेटेड है। उसके बाद और पूछा गया है कि जो ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स है, यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन है फोल्ड माउंटेन्स और उनका कनेक्शन अर्थक्वेक और वोल्केनो के साथ किस प्रकार है, ये भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18. एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ आइसलैंड इन इंडोनेशियन एंड फिलीपाइंस आर्चिपेलागोस। इंडोनेशियाई और फिलीपीनी द्वीप समूह में हजारों द्वीपों का विचरण की व्याख्या कीजिए। Question number 19. Tropical cyclones are largely confined to South China Sea, Bay of Bengal and Gulf of Mexico. Why? इसका हिंदी में है दोस्तों, उष्णकटिबंधीय चक्रवात अधिकांश दक्षिण चीन सागर, बंगाल की खाड़ी और मेक्सिको की खाड़ी तक ही परिसीमित रहते हैं, ऐसा क्यों? जैसे कि आपने देखा होगा कि हर साल हमें जो साइक्लोन्स आते हैं वो उड़ीसा के कोस्ट पर हिट करते हैं हर साल, लगभग हर साल। तो क्या कारण है कि ये सिर्फ बे ऑफ बंगाल और साउथ चाइना सी तक सीमित है? यहाँ पे एक रीजन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 20. ब्रिंग आउट द रिलेशनशिप बिटवीन श्रिंकिंग हिमालयन ग्लेशियर्स एंड सिम्टम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इन द इंडो सब कॉन्टिनेंट। इसका हिंदी में है दोस्तों, भारतीय उपमहाद्वीप में घटती हुई हिमालयी हिमनदियों और जलवायु परिवर्तन के लक्षणों के बीच संबंध उजागर कीजिए। बेसिकली यहाँ पे जो श्रिंकिंग हिमालयन ग्लेशियर्स है और जो हमारा क्लाइमेट चेंज है उनका रिलेशन पूछने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 21. Whereas the British planters had developed tea gardens all along the Shivalik and lesser Himalayas from Assam to Himachal Pradesh, in effect they did not succeed beyond the Darjeeling area. Explain. तो यहाँ पे पूछा गया है कि क्या कारण है कि जो ब्रिटिश प्लांटर्स है उन्होंने टी गार्डन्स आसाम से लेकर हिमाचल प्रदेश तक जो लेजर हिमालय पोर्शन है वहाँ बना रखे थे, लेकिन क्या कारण है कि वो दार्जिलिंग एरिया के आगे नहीं बढ़ सके, नॉर्थ ईस्ट में दार्जिलिंग एरिया के आगे नहीं बढ़ सके। तो ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 22. Why did the Green Revolution in India virtually bypass the eastern region despite fertile soil and good availability of water? हिंदी में, क्या कारण है कि भारत में हरित क्रांति पूर्वी प्रदेश में उर्वरक मुद्रा और जल की बढ़िया उपलब्धता के बावजूद असलियत में उससे बचकर आगे निकल गई? तो बेसिकली पूछा गया है कि जो हमारा कलकत्ता रीजन है, यानी जो वेस्ट बंगाल वाला रीजन है, वहाँ पे भी हमें गुड फर्टाइल सॉइल और गुड अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर देखने को मिलती है, लेकिन क्या कारण है कि जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है वो उससे भी आगे निकलकर
पंजाब और हरियाणा के रीजन में हुई। ठीक है, बेसिकली ये पूछने की कोशिश कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 23, अकाउंट फॉर द चेंज इन द स्पेशल पैटर्न ऑफ द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। विश्व में लौह एवं इस्पात उद्योग के स्थानिक प्रतिरूप में परिवर्तन का विवरण कीजिए। तो बेसिकली पूछा गया है कि किस प्रकार ये जो पैटर्न है, स्पेशल पैटर्न ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड, इसको पूछ 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 रहा है कि किस प्रकार ये चेंज हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 24, critically evaluate the various resources of the ocean which can be harnessed to meet the resources crisis in the world। हिंदी में, विश्व के संसाधन के संकट से निपटने के लिए महासागरों के विभिन्न संसाधनों जिनका उपयोग किया जा सकता है का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, तो बेसिकली पूछा जा रहा है कि कौन कौन से ऐसे रिसोर्सेस है जो कि हमें ओशियन से प्राप्त हो सकते हैं, और जब हमारा रिसोर्स क्राइसिस आएगा तब उन सागरों के, महासागरों के रिसोर्स को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ये पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 25 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। हाउ डज इंडिया सी इट्स प्लेस इन द इकोनॉमिक स्पेस ऑफ राइजिंग नेचुरल रिसोर्सेज रिच अफ्रीका। इसका हिंदी में, उभरते प्राकृतिक संसाधन अफ्रीका के आर्थिक क्षेत्र में भारत अपना स्थान कैसे देखता है। ठीक है, कहाँ देखता है, तो ये भी क्वेश्चन भी बेसिकली जियोग्राफी से था। तो यहाँ पे पूछा गया है कि जो अफ्रीका का इकोनॉमिक स्पेस है उसमें भारत अपना स्थान कहाँ देखता है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे यूपीएससी 2014 के जीएस पेपर 1, उसके टोटल 25 क्वेश्चंस। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो या वीडियो आपको किसी प्रकार से भी हेल्पफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा यूपीएससी 2014 का जीएस पेपर 2। तब तक के लिए थैंक, बाय बाय।